पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के हवाले से है। इससे पहले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के दीगर मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर की कंपनीज़ का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ जो कंपनीज़ इस सेक्टर का हिस्सा हैं वो फंडामेंटली कैसी हैं और उनके जो ओवरऑल बिजनेस हैं वो कंपैरेटिवली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस काफ़ी रिसर्च के साथ, मेहनत के साथ आपके लिए तैयार की जाती हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो प्रोडक्शन कैपेसिटी का है। और इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर या जिस एनर्जी सेक्टर जिसको बोला जाता है, इसके अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं चंद कंपनीज को डिस्कस किया जा रहा है जो कि इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एंड इन टर्म्स ऑफ जनरल बिजनेस ज़्यादा अच्छी कंपनीज हैं। अगर हम प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से देखें तो हबको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 3250 है, 3250 मेगावाट। जबकि दूसरे नंबर पे जो कंपनी है वो कैपको है, 1638 मेगावाट इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जबकि तीसरे नंबर पर पाक जेन पावर लिमिटेड है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 365 मेगावाट है। और उसके अलावा सैफ पावर की प्रोडक्शन कैपेसिटी 225, एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड की 217 मेगावाट, निशात पावर लिमिटेड की 200 मेगावाट, कोहिनूर एनर्जी की 131 मेगावाट, जबकि निशात चूनिया पावर लिमिटेड की 200 मेगावाट है। इसके अलावा आल्टन एनर्जी को भी इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है, हालांकि इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अगर देखी जाए तो सिर्फ 32 मेगावाट बनती है। तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि पाकिस्तान में जो बिजली की ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने के लिए कंपनी इसकी किस हद तक अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि हबको का भी रिसेंटली भी कुछ मज़ीद एक्सपेंशन हुई हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर जनरेशन सेक्टर में अपनी जो एक सुपीरियर पोजीशन है उसको बरकरार रखे हुए है। अब हम मार्केट कैपिटल के हिसाब से इन कंपनीज़ का कंपैरिजन करते हैं। उस हिसाब से भी देखा जाए तो हबको सबसे बड़ी कंपनी है। इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 89.37 बिलियन रुपीज़ है। जबकि दूसरे नंबर पे जो बड़ी कंपनी है वो कैपको है, 24.34 बिलियन का इसका मार्केट कैपिटल है। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज़ हैं वो अंडर 10 है, 10 बिलियन से कम उनका टोटल कैपिटल है। पाक जेन पावर लिमिटेड 9.64 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पे है। उसके बाद एंग्रो पावर जेन कादरपुर लिमिटेड 8.65 बिलियन, जबकि सैफ पावर का जो मार्केट कैपिटल है वो 7.34 बिलियन है। और उसके बाद अगर हम देखें तो आल्टन एनर्जी का 6.72 बिलियन, निशात पावर लिमिटेड का 6.64, कोहिनूर का 5.83, जबकि निशात चूनिया पावर लिमिटेड का 5.38 बिलियन है। तो हबको और कैपको इस लिहाज से भी सबसे बड़ी कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पावर सेक्टर में से वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही हैं। इसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से अगर हम इनको कंपेयर करें और ये देखें कि कौन सी कंपनी का शेयर इस वक्त सेक्टर के हिसाब से अगर एवरेज देखें और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर वैल्यूड है, फेयर प्राइस्ड है, और कौन सा शेयर जो है वो ओवर प्राइस्ड है, तो वो पिक्चर भी हमें क्लियर हो जाएगी इस वीडियो से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वक्त जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का पावर सेक्टर है इसमें जो सबसे कम प्राइस के ऊपर शेयर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग रेशो वो आल्टन एनर्जी है, 1.01। लेकिन आल्टन एनर्जी के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए सिर्फ ये प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर इसकी कम है तो इसको देख के आपने ज़्यादा कोई इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुशफहमियों में मुब्तला नहीं होना। लेकिन इसके बाद अगर हम बाकी कंपनीज़ को देखें तो निशात पावर लिमिटेड की भी प्राइस टू अर्निंग रेशो 1.98 और निशात चूनिया की 1.89 है। ये दोनों भी अच्छी प्राइस टू अर्निंग रेशोज़ कहलाएंगी। जबकि सैफ पावर की 3.56, कोहिनूर की 3.48 और पाक जेन पावर लिमिटेड की 3.79 है। यहाँ पर हबको और ईपीक्यूएल की कैपको की 2.5 है, जबकि ईपीक्यूएल अगर देखें तो वो सबसे ज़्यादा उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो बनती है 5.72 और हबको की 4.22। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एज ऑफ नाउ ईपीक्यूएल और हबको ऐसी कंपनीज हैं इस सेक्टर की जो कि थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड हैं इस सेक्टर के कंपैरिजन में अगर हम बात करें। जबकि बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो या तो फेयर वैल्यू के ऊपर हैं या फिर अंडर वैल्यूड है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है
कि अगरचे हम एवरेज के हिसाब से देखें तो हबको और ईपीक्यूएल हमें ओवर प्राइस नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आप एक ओवरऑल एवरेज सेक्टर का निकाल के देखें तो ये कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं है। स्टिल दे आर एट अ कंपैरेटिवली फेयर प्राइस पोजीशन। लेकिन बाकी कंपनीज के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा हमें इसकी डेविएशन नज़र आ रही है जो मार्केट या सेक्टर की एवरेज है उससे। इसके बाद हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं। डिविडेंड यील्ड डिस्कस करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि जो पावर सेक्टर की कंपनीज होती हैं ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाली कंपनीज हैं, बहुत ज़्यादा और जेनरस किस्म के डिविडेंड्स देती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से बहुत सारी कंपनीज के डिविडेंड यील्ड किसी साल के बहुत ज़्यादा 100% से भी ऊपर चले जाते हैं। तो वो आपके लिए एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि जो नोविस इन्वेस्टर होता है, जो नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, जो सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देख रहे होते हैं, वो इस वजह से ट्रैप में फंस जाते हैं। क्योंकि किसी एक साल में अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छी भी है तो इट्स नॉट नेसेसरीली ट्रू कि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगले साल वो उस तरह का डिविडेंड दे। तो इस लिहाज से आपने डिविडेंड यील्ड को तो इस स्लाइड में देखना है, लेकिन आगे चल के मैं जब डिविडेंड हिस्ट्री दिखाऊंगा तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, और फिर इन दोनों चीज़ों को आपने एक कॉन्टेक्स्ट में लेके इसमें से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करना है। तो डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो तमाम ही कंपनीज इसकी बहुत अच्छे डिविडेंड यील्ड के साथ हैं। और अगर हम यील्ड में सब आल्टन एनर्जी की देखें तो 108.82 इसकी परसेंटेज में डिविडेंड यील्ड बन रही है। लेकिन यहाँ पर ये मेंशन करना बड़ा ज़रूरी है कि आल्टन एनर्जी की जो डिविडेंड यील्ड इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है ये एक स्पेसिफिक बड़ी पेमेंट या अदर इनकम की वजह से है, जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। उससे हट के अगर देखा जाए तो आल्टन एनर्जी के रिजल्ट्स को इतने हौसला अफजा नहीं है। लेकिन बाकी कंपनीज में देखें तो हपको की डिविडेंड यील्ड भी बड़ी अच्छी है 22.17, कैपको की 27.08, पाक जेन की 27.08। उसके बाद ईपीक्यूएल की देखें तो 65.12, ये भी बहुत बड़ी डिविडेंड यील्ड है। लेकिन यहाँ पर भी मेंशन करना ज़रूरी है कि ईपीक्यूएल की जो डिविडेंड यील्ड है ये भी एक कंसिस्टेंट डिविडेंड यील्ड नहीं है। सैफ पावर बड़ा कंसिस्टेंट शेयर है, हमेशा से अच्छे डिविडेंड देता है और इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 8.43 है। निशात पावर लिमिटेड की 29.87, कोहिनूर की 12.69, जबकि निशात चूनिया पावर लिमिटेड की भी डिविडेंड यील्ड 75.19 है। इसकी भी डिविडेंड यील्ड आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन हम जब इसकी हिस्ट्री देखेंगे डिविडेंड हिस्ट्री तो हमें नज़र आएगा कि ये एक स्पेसिफिक ईयर में इतना ज़्यादा इसने डिविडेंड यील्ड दे दिया, डिविडेंड पे कर दिया, इसलिए इसकी डिविडेंड यील्ड ज़्यादा हो गई है। वगरना इन जनरल अगर देखा जाए तो ये एक कंसिस्टेंट इतना डिविडेंड पे करने वाली कंपनी नहीं है। इसके बाद अगर हम डेट टू इक्विटी रेशो की बेस पे इन कंपनीज का कंपैरिजन करें तो इसमें सारी ही कंपनीज इस सेक्टर की ऐसी हैं जिनकी निस्बतन जो डेट टू इक्विटी रेशो है बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग है, कोई बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं है। सर्कुलर डेट का मसला एक अलग मसला है इन कंपनीज़ का, क्योंकि वो पाकिस्तान में जितनी भी पावर सेक्टर और इसके अलावा इवन के ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर भी और कुछ दीगर सेक्टर्स की कंपनीज़ का भी इशू है। लेकिन जो नॉर्मल डेट टू इक्विटी रेशो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपको डेट टू इक्विटी रेशो नज़र आ रही है वो हबको की नज़र आ रही है 151.11%, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जबकि सबसे कम जो नज़र आ रही है वो आल्टन एनर्जी की है, वो 5.14 है। लेकिन आल्टन एनर्जी जो कि निस्बतन बहुत छोटी कंपनी है, 32 मेगावाट इसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और इसकी जो आगे हम चल के सेल्स भी देखेंगे तो वो भी वहाँ भी आपको नज़र आएगा कि इसकी सेल्स भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जिस कंपनी का बिजनेस ही छोटा हो उसकी पर डेट्स भी आइडियली कम ही होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा बिजनेस करते हुए भी कंपनी की अगर डेट टू इक्विटी रेशो एक मैनेजेबल नंबर के अंदर है तो वो एक हौसला अफजा बात होती है, और वो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज के केस में। इसके बाद अगर हम करंट रेशो देखें जो हमें ये बताती है कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ जो इन कंपनीज की हैं वो किस कंपैरिजन में है, तो वहाँ पर भी हमें बहुत ही अच्छे नंबर नज़र आ रहे हैं। इसमें आल्टर एनर्जी जो कि उसके डेट्स बहुत कम है तो उसकी 3.12 है, जबकि पाक जेन की भी बहुत अच्छी है, करंट रेशो 3.86। निशात पावर लिमिटेड की सबसे अच्छी है 4.71। लेकिन इन जनरल देखें तो तमाम की तमाम जो कंपनीज़ हैं इस लिस्ट के अंदर उन सब की जो करंट रेशो है 1 से ऊपर है, और 1 से ऊपर करंट रेशो का मतलब ये होता है कि इनकी जो करंट एसेट्स हैं वो इनकी करंट लायबिलिटीज से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। तो इस नुक्ते के ऊपर भी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सारी कंपनीज इन टर्म्स ऑफ करंट रेशो बहुत अच्छी हैं। अब हम जो लास्ट एनुअल सेल्स हैं उनको देखते हैं इन कंपनीज़ की। तो लास्ट जो एनुअल सेल्स हैं पिछले एक साल की, कुछ कंपनीज़ का ईयर एंड जून में होता है, कुछ कंपनी का दिसंबर में होता है। तो जिन कंपनीज़ का ईयर एंड जून में हुआ वो उनकी ये जो रिजल्ट्स हैं वो 2022 के हैं, जबकि कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनका ईयर एंड दिसंबर में होता है तो उनके ये पिछले साल यानी 2021 के रिजल्ट्स हैं।
तो सेल्स अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सेल्स कैप्को की रही हैं 136.56 बिलियन और हबको की 62.54 बिलियन। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे हमें ज़्यादा सेल्स नज़र आ रही हैं वो निषाद पावर लिमिटेड की हैं, एनपीएल की 23.68 बिलियन, और सॉरी तीसरे नंबर पे निषाद चूनिया पावर की हैं 25.41 बिलियन, और उसके बाद 23.68 बिलियन निषाद पावर लिमिटेड की हैं, जबकि पाक जेन की 19.9 और सैफ पावर की 16.39 बिलियन है। अलबत्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्टन एनर्जी की जो टोटल सेल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.05 मिलियन है। तो बेसिकली इस कंपनी ने पिछले साल में बहुत कम सेल्स की हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इनकी ईपीएस है वो 18 से ऊपर थी। वो क्यों थी, उसकी रीज़न भी हम आगे चल के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एनुअल प्रॉफिट अगर हम लास्ट जो देखें, सेल्स तो हमने देख ली, तो कितना उसमें से प्रॉफिट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो पिछले साल सबसे ज़्यादा हबको का था 21.12 बिलियन, जबकि जो दूसरे नंबर पर था वो था 9.89 बिलियन कैप्को का, जबकि तीसरे नंबर पे हमें नज़र आ रहा है अल्टन एनर्जी का 6.61 बिलियन। इसको मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि इसका इतना ज़्यादा इसकी सेल्स इतनी कम थी 1.05 मिलियन, जबकि इसका जो प्रॉफिट है वो बिलियंस में चला गया है। वो क्यों गया है इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। इसके बाद जो बाकी कंपनीज हैं उसमें आप देख सकते हैं कि निषाद चूनिया का 2.5, निषाद चूनिया पावर का 2.5 बिलियन, निषाद पावर का 3.3 बिलियन, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके निषाद पावर की, निषाद चूनिया पावर से सेल्स कुछ कम थी लेकिन इनका प्रॉफिट ज़्यादा है। और फिर एसपीडब्ल्यूएल का 1.74 और ईपीक्यूएल का 1.59 बिलियन है। अब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन्स देखते हैं कि इन कंपनीज के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज टर्म में कैसे रहे। तो आप देख सकते हैं कि अल्टन एनर्जी का जो परसेंटेज में टर्म आ रही है वो तो एक बहुत बड़ा नंबर आ रही है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि अल्टन एनर्जी की सेल तो 1.05 मिलियन थी और इसका प्रॉफिट 6 बिलियन से ऊपर था। तो उसकी वजह ये थी कि कंपनी ने जो पिछले साल इसकी एक सब्सिडरी है उससे जो डिविडेंड हासिल किया वो बड़ी अमाउंट थी और वही मेजरली कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर आप इसकी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी देखें तो अदर इनकम के ज़ुमरे में वो जो अमाउंट है उसी ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर वो इनकम ना होती तो इस कंपनी का जो रिजल्ट था वो नेगेटिव में जाना था। तो ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना ज़रूरी है। इसलिए अल्टन एनर्जी के नंबर्स को देख के, डिविडेंड यील्ड को देख के किसी खुशफहमी में जाके कोई बंदा ये इन्वेस्ट कर दे सिर्फ इस पॉइंट की बेसिस पे, तो वो भी एक हमाकत होगी। अलबत्ता अगर आप बाकी कंपनीज़ को हम यहाँ पे देखें तो तकरीबन सारी ही कंपनीज़ के सिवाय पाक जेन के हम देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छे हैं। सबसे जो अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो हबको का है 32.22%, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो सेकंड नंबर पे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है वो ईपीक्यूएल का है 15.59%, और फिर हम एनपीएल का 14.02 पे देख रहे हैं। एनसीपीएल का प्रॉफिट मार्जिन उससे कम है, अगरचे इसकी सेल्स ज़्यादा थी लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन 9.84 था। एसपीडब्ल्यूएल का 10.62। तो 10 या उसके अबाव जितनी भी कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसको हम यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कहेंगे। इसके बाद अब हम इन कंपनीज की अगर ईपीएस की हिस्ट्री देखें 2018 से लेकर 2022 तक, तो यहाँ पर कुछ कंपनीज का मैंने येलो में हाईलाइट किया है 2022 के रिजल्ट्स को। उसकी वजह यह है कि इन कंपनीज के 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट है, जैसे पाक जेन, ईपीक्यूएल और एसपीडब्ल्यूएल, इनके जो ईयर एंड है वो दिसंबर में होते हैं। इसलिए इनकी जो ईपीएस यहाँ पे आपको 2022 की नज़र आ रही है वो 3 क्वार्टर्स की है। तो अगर हबको को हम देखें तो हबको की जो ईपीएस है 2018 से लेकर 22 तक वो अच्छी रही है कंसिस्टेंटली, लेकिन 21 और 22 में जो इनकी ईपीएस है वो पिछले तमाम सालों से बेहतर इन टर्म्स ऑफ द टोटल 16 से ऊपर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी ईपीएस है। इट मीन्स कि आपको बहुत बेहतर तरीके से पिछले 2 साल से अपने रिजल्ट्स दे रही है, और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके रिजल्ट्स, अब जो नया क्वार्टर, जो अभी एक क्वार्टर आया और उसके बाद अभी मजीद 3 क्वार्टर्स होंगे जो 2023 के, इसमें भी वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड रिजल्ट फ्रॉम हबको। कैप्को को अगर हम देखें तो कैप्को की जो ईपीएस थी एक ज़माने में 2020 में 26 को भी क्रॉस कर गई थी, और उससे पहले 19 में भी 14 से ऊपर थी, 12 में, 2018 में भी 12 से ऊपर थी, लेकिन 21 और 22 में हम थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन देख रहे हैं 11.64, 11.24। बहरहाल स्टिल इट्स इन डबल फिगर्स, और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसकी मुसलसल डबल फिगर्स में आपको ईपीएस नजर आ रही है। आपको की ईपीएस 2 साल भी, 3 साल ऐसे हैं 18 से लेके 20 तक जिसमें 10 से कम थी, लेकिन कैप्को की ईपीएस मुसलसल 10 से ऊपर रही है। दिस इज अ गुड पॉइंट इन टर्म्स ऑफ कैप्कोज ईपीएस हिस्ट्री। पाक जेन पावर को अगर हम देखें तो इसकी जो ईपीएस हमें नज़र आ रही है 2020 में सबसे ज़्यादा थी 11.8, और उसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी हर साल पॉजिटिव ही रही है,
लेकिन 21 में इनकी ईपीएस काफ़ी कम थी 2.82, जबकि 22 में अब तक के जो 3 क्वार्टर्स हैं उसमें 5.01 है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 22 में जो टोटल रिजल्ट होगा उसमें इनकी 7-8 या इसके आसपास ईपीएस हमें नजर आएगी। ईपीक्यूएल को देखें तो 2019 में इसकी 10.51 हाईएस्ट ईपीएस थी। बाकी तमाम सालों में भी इनकी ईपीएस ठीक रही है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं रही। और अभी इस साल के जो 3 क्वार्टर्स हैं उसमें इन्होंने 4.25 ईपीएस बनाई है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इस साल भी इनकी ईपीएस 6 और 7 के आसपास होगी टोटल। एसपीडब्ल्यूएल सैफ पावर को अगर हम देखें तो इसकी ईपीएस कभी भी डबल फिगर में नहीं जा सकी, लेकिन 2019 में हाईएस्ट थी 9.44। बाकी तमाम सालों में भी इनकी ईपीएस पॉजिटिव ही रही है, लॉस में कभी भी नहीं गए। और इस साल के जो 3 क्वार्टर हैं उसमें 3.87 है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो पिछले साल 4.52 था उससे हो सकता है कि इस साल इनकी एटलीस्ट ज़्यादा ही हो। निषाद पावर लिमिटेड का अगर हम देखें तो इसकी ईपीएस 2019 और 20 में डबल फिगर्स में थी 10.65 और 13.76, लेकिन बाकी तो जितने भी साल हैं उसमें इनकी ईपीएस अच्छी रही है। लेकिन 2021 और 22 में देखें तो ये 7.57 और फिर 9.38। अल्टर्न एनर्जी को अगर हम देखें तो इसकी ईपीएस 2021 में नेगेटिव 0.23 थी, जबकि 2022 में जैसे मैंने अभी बात की थी कि इनकी जो सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो इनकी ईपीएस बहुत नेगेटिव बनती थी, लेकिन इनको जो एडिशनल इनकम आई थी डिविडेंड फ्रॉम इट्स सब्सिडरी उसकी वजह से इनकी हम कह सकते हैं कि इज्जत बच गई और इनका जो ईपीएस है वो 18.21 पे चला गया। तो इसी वजह से इन्होंने इतना ज़्यादा डिविडेंड भी दिया था 2022 में, जिस वजह से इनकी डिविडेंड यील्ड भी हमें देखने को मिली कि बहुत ज़्यादा थी, 100+ थी। तो बेसिकली इनकी अपनी जो सेल्स हैं उसका इसमें कोई कमाल नहीं था, सिर्फ जो इनकी जो सब्सिडरी है एक उससे जो इनको डिविडेंड मिला वही मेजर कंट्रीब्यूटर था इस अच्छी ईपीएस के लिए। कोहिनूर एनर्जी को अगर हम देखें तो इस ये कंपनी भी बड़ी जेनरस रही है कुछ डिविडेंड्स के हवाले से, लेकिन इनकी ईपीएस देखें तो वो आपको कंसिस्टेंट नज़र आ रही है। डबल फिगर्स में तो कभी नहीं गई, लेकिन फिर भी एक अच्छी ईपीएस है। 22 में अगर हम देखें तो 8.90, जबकि 21 में 7.08 थी। और उससे पीछे देखें तो 436, तो मीन्स के 2022 में जो इनकी ईपीएस है वो हाईएस्ट एवर है। निषाद चूनिया पावर लिमिटेड को अगर हम देखें तो इसकी ईपीएस भी 2020 में हाईएस्ट थी 12.54, जबकि बाकी जो 2 साल थे उससे पहले उसमें भी 9 के ऊपर थी, लेकिन फिर 21 और 22 में इनकी ईपीएस 6 के आसपास रही है, 6.83 6.82। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि सिवाय अल्टर्न एनर्जी के बाकी सारी जो कंपनीज हैं उनकी ईपीएस पॉजिटिव है और अच्छी ईपीएस हमें नज़र आ रही है। अब हम डिविडेंड हिस्ट्री देखें इन कंपनीज की तो यहाँ पर ये वाजे करना ज़रूरी है कि इनमें से कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसने पिछले 5 सालों में कोई बोनस शेयर्स दिए हों। यही वजह है कि मैंने बोनस शेयर्स को यहाँ पे मेंशन नहीं किया, सिर्फ डिविडेंड मेंशन किया है। फेस वैल्यू इन तमाम कंपनीज की 10 रुपये है, तो इसलिए अगर ये कंपनी मिसाल के तौर पर 20% डिविडेंड देती है तो इसका मतलब 2 रुपये होगा। अब अगर हाप्को को हम देखें तो 19 और 20 में इस कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन इसने 18 में 7 रुपये 60 पैसे दिया था, जबकि 21 में इसने 12 रुपये और 22 में इसने 2022 में 22 रुपये का डिविडेंड दिया था, जो कि बहुत ही अच्छा डिविडेंड है। कैप्को की अगर हम बात करें तो कैप्को भी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है और इसने किसी भी साल में मिस नहीं किया, स्किप नहीं किया डिविडेंड को, हर साल इसने डिविडेंड दिया है। और हम देख सकते हैं कि इसका जो हाईएस्ट डिविडेंड है वो 2021 में था 10 रुपये, क्योंकि 2022 में भी इसने 8 रुपये का डिविडेंड दिया है। ये वो कंपनीज हैं जो कि बाजू का क्वार्टरली बेसिस पे भी और बाजू का अगर कोई एक आध क्वार्टर मिस भी हो जाए तो अगले क्वार्टर में अच्छा डिविडेंड दे रही होती है। पाक जेन को अगर हम देखें तो पाक जेन ने 2019 में कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन उसके अलावा हर साल इसने कुछ ना कुछ डिविडेंड दिया। ये जो 2022 है इसमें अब तक 3 क्वार्टर का रिजल्ट आया तो उसमें भी ये 1.5 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। सैफ पावर भी 2022 के 3 क्वार्टर में 6 रुपये दे चुकी है और इससे पहले भी अगर हम देखें तो हर साल इसने डिविडेंड दिया है और अच्छे डिविडेंड दिए हैं। निषाद पावर लिमिटेड को हम देखें तो उसने भी हर साल डिविडेंड दिया है, उसने ज़्यादातर 1.5 रुपये और 2 रुपये के आसपास डिविडेंड दिए हैं, लेकिन 2022 में इसने 4.5 रुपये का एक जेनरस डिविडेंड दिया है। अल्टर्न एनर्जी को देखें तो 2021 में तो ये लॉस में थी और 2022 में भी इसका डिविडेंड यहाँ पर मेरे पास 0 आ रहा है, लेकिन इसकी जो डिविडेंड यील्ड अभी हम देख रहे थे वो 100+ थी, विच मीन्स कि इसने डिविडेंड दिया है, लेकिन मे बी के जो मेरा डेटा सोर्स है उसके अंदर अपडेट नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 का भी इसका जो डिविडेंड नज़र आ रहा है वो 0 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन की मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि अल्टर्न एनर्जी का अगर हम देखें तो 2022 का डिविडेंड बनता है। उससे पहले अगर हम देखें तो 18, 19, 20 में भी इस कंपनी ने डिविडेंड दिए हैं। कोहिनूर एनर्जी देखें तो इसने 2020 में कोई डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन उसके अलावा 21 और 22 में देखें तो 15 रुपये 25 पैसे 12 रुपये डिविडेंड दिया, जबकि 18, 19 में भी इसने 3, 3.5 और 5 रुपये का अच्छा डिविडेंड दिया। निषाद चूनिया पावर लिमिटेड की कोई अच्छी डिविडेंड हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं है। 18, 19 में इसने 1 रुपये 1.5 रुपये और 2 रुपये तो ज़रूर दिए, लेकिन 20, 21 में कुछ नहीं दिया। अलबत्ता 22 में इसने यकदम 10 रुपये का एक बड़ा डिविडेंड दिया, जिसकी वजह से इसकी बड़ी वाह वाह हो गई थी। लेकिन पहले भी मैंने बात की थी कि इसकी जो डिविडेंड यील्ड बहुत ज़्यादा इस 2022 के अच्छे डिविडेंड की वजह से बन गई, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो इसकी कोई बहुत
एक्सेप्शनल किस्म की या हिस्टोरिकली कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कोई डिविडेंड हिस्ट्री नहीं है। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और ये अंडरस्टैंड करने में आपको मुफीद साबित होगी कि कौन सी कंपनीज इस सेक्टर की अच्छी हैं और इनकी क्या हिस्ट्री रही है, किस तरह के डिविडेंड्स देती रही हैं, किस तरह के इनके पे आउट्स हैं, किस तरह के इनकी ईपीएस रही है, इन कंपनीज की प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ कैसी हैं, इनकी सेल्स कैसी हैं, सेल्स में से नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एज एन इन्वेस्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और वीडियो के आखिर में मैं अब कोई ऐसा कंक्लूजन तो नहीं दूंगा कि कोई बाय सेल कॉल हो, लेकिन आप वाज़े तौर पे नंबर्स से देख सकते हैं कि इस सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं। और मैं इसमें आर्टन एनर्जी के अलावा और निशा चूनिया पावर के अलावा ख़ास तौर पे जो हपको, कैपको, पाकजेन और एसपीडब्ल्यूएल हैं, इनको और कोहिनूर को भी किसी हद तक इन कंपनीज़ को मैं हाईएस्ट रेट करूँगा in terms of dividend history and in terms of general results for the last many years. लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका अपना है। यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन योर ऑन पर्सनल रिस्क एपेटाइट। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।